नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज जो विषय रहेगा हमारा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश के जन आंदोलन। हिमाचल प्रदेश जन आंदोलन शुरू हुए थे वो 1857 क्रांति के बाद से 1948 तक, जबकि हमारा देश भारत 1947 को आज़ाद हो गया था। ऐसे क्या कारण थे जो हिमाचल प्रदेश को 1948 तक आंदोलन यहाँ पर कंटिन्यू हो रहे थे। और प्रमुख आंदोलन जहाँ ये नाम सुना होगा यहाँ से धामी गोलीकांड, 75 आंदोलन, या हो जाएगा आपका झुंगा आंदोलन, सुकेत सत्याग्रह या सुकेत जन आंदोलन। यहाँ से बहुत सारे परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जाने के हिमाचल प्रदेश के आंदोलन हुए उसका समय क्या था, वो था 1857 की क्रांति के बाद से ये चल जाएगा 1948 तक। तो ऐसा क्या कारण था कि हमारा देश आज़ाद हो गया था और हमारा हिमाचल प्रदेश अभी भी गुलामी था। जब अंग्रेज चले गए थे 47 में, तो हमारा हिमाचल प्रदेश एक साल तक किसकी गुलामी कर रहा था, जिनको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो यहाँ पर जो आंदोलन का क्रम शुरू होता है वो होता है 1862 में। जब इससे पहले क्या होता था, जो राजा होता था हिमाचल प्रदेश में, जितने भी भारत रियासतें थी, जितने राजा करते थे, इनको एक भगवान का अनुयायी माना जाता था और जनता इनकी क्या करती थी, आदर भाव से इनके सम्मान करती थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद पूरे भारत को इस बात का पता लग चुका था कि हिमाचल प्रदेश या जो भारत के राजा है वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति के समय में हमारे मंडी से जो विजय सेन थे और बिलासपुर से हीराचंद थे और या सिरमौर से शमशेर प्रकाश थे, इन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। इससे जो हमारी जनता थी हिमाचल प्रदेश की भली बात समझ गई थी कि जो हमारे ये के राजा है ये किसका साथ देते हैं, अंग्रेजों का साथ देते थे। और जो क्रांति कारण तो हमारे 1857 की क्रांति क्या हो गई थी, असफल रह गई थी। तो उसके बाद जो आंदोलन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में समय समय पर बहुत सारे आंदोलन होना शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले आंदोलन सुकेत से ही होता था, सुंदरनगर से, और अंतिम आंदोलन भी सुंदरनगर से ही हुआ था। यानी कि शुरुआत से भी सुंदरनगर से हुई थी और अंत भी सुंदरनगर से हुआ था इन आंदोलनों का। तो देखते हैं जो सुकेत रियासत थी उस वक्त, उसका जो राजा कौन था जिसमें सबसे पहले आंदोलन होता है। आंदोलन का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे समय पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन किस समय हुआ था। तो देखते हैं हम, रियासत है सुकेत रियासत। तो सबसे पहला आंदोलन भी सुकेत से ही हुआ था और सबसे अंतिम आंदोलन भी सुकेत रियासत रहेगा। लेकिन साल रह गए 1862 में। और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। एक तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था, जो कि हुआ था 1948 में। लेकिन यह है सुकेत जन आंदोलन, जो यहाँ से डिफरेंस है, यहीं से बच्चे ये हर बार यहाँ से क्वेश्चन फंसता है। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से सुकेत रियासत का जन आंदोलन, उसमें रह गए 1862 में। इस वक्त सुकेत के राजा थे, इंपॉर्टेंट राजा और वजीर। हर आंदोलन में ये दो मुख्य जो नाम रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। परीक्षा में यहीं से नजर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा राजा किस समय में था और आंदोलन का नाम क्या था। 1862 में जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नाम था सुकेत जन आंदोलन। जो परीक्षा जैसे अलाइड का एग्जाम आने वाला है उस तक के लेवल के यहाँ से क्वेश्चन बनते आंदोलन से। तो देखते हैं यहाँ से जो 1862 में जो लड़ाई हुई थी, यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था राजा जाके, इसमें राजा उग्रसेन। इस वक्त जो राजा उग्रसेन था यहाँ क्या हुआ था, जनता तो पहले ही राजा की जो उनकी जो नीतियां थी परिचित हो गई थी। इस वक्त राजा क्या करता है कि नया आंदोलन, नया कर बढ़ा देगा जनता के ऊपर। जनता के ऊपर ऑलरेडी पहले कर लगाए गए थे बहुत सारे, इस बात के बावजूद भी जो राजा थे उग्रसेन एक नया कर लगा देंगे जिसका नाम था डाट कर। डाट। लेकिन क्वेश्चन आएगा यहाँ से डाट कर किस आंदोलन या किस रियासत से संबंधित है। तो रियासत रही है सुकेत रियासत, जिसका जो कि वर्तमान समय में सुंदरनगर में है। डाट कर था लिया किससे जाता था, एकमात्र ऐसा कर था हमारे हिमाचल प्रदेश में जो ब्राह्मणों से लिया जाता। एक्चुअली से पहले क्या होता था, जो कर लिया था मैक्सिमम से वो शूद्र वर्ग या वैश्य वर्ग से लिए जाते थे, या फिर SC ST दलित वर्ग से कर लिए जाते थे। इस वक्त जो राजा थे उग्रसेन, उन्होंने टैक्स लिया था डा टैक्स, जो किस लिया गया था, ब्राह्मणों से। अब ब्राह्मण टैक्स लिया जाएगा तो आंदोलन होगा। आंदोलन किया था ब्राह्मणों ने, कर किसके कारण, डाट करके। लेकिन यहाँ जो सेनापति था इसके भी यहाँ पर बहुत ही भूमिका रह जाएगी कि सेनापति कौन था। तो सेनापति थे इस वक्त निरंजन। अब राजा ने टैक्स लिया तो जो सेनापति होगा उसके बोलने पर लिया होगा, इसलिए ये सेनापति इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
जो निरंजन यहाँ पर कलेक्ट करने जाएगा सुकेत जनता से टैक्स, तो जनता टैक्स देने से कर देगा कि मना कर देगी। अब मना करेगी, राजा और जनता के बीच क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और ये विवाद का कारण जन आंदोलन बन जाएगा। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ था केवल ब्राह्मणों से संबंधित था, पूरे सुकेत के लोगों ने भाग नहीं लिया था, तो धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया था। समाप्ति होना ही था कि सुकेत के जो राजा थे ये अंग्रेजों के क्या थे, बहुत ही खास या मित्रगण थे सुकेत के राजा। अंग्रेज क्या करते थे, ये क्या करते थे, इनके से यहाँ जो परिस्थिति थी जो खराब हो जाती थी तो अंग्रेजों को बोलते थे, अंग्रेज यहाँ सेना आ जाती थी और आंदोलन अपने आप क्या आ जाते समाप्त हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम आंदोलन हुए हैं वो मैक्सिमम अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। होते यहाँ के राजा के खिलाफ थे, राजा किसको बुला देते थे, दिल्ली से के वह सेना आ जाती थी, ब्रिटिश शासन था उस वक्त, और क्या अगर आंदोलन अपने आप क्या जाता समाप्त हो जाता था। तो ये आंदोलन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा है, क्योंकि सुकेत जन आंदोलन 2 पार्ट में हुआ है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। इसके बाद ठीक है जब इसका बेटा रुद्रसेन आएगा राजा बनकर फिर से आंदोलन होगा, तो उसमें देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट था वो कब शुरू हुआ था। ये आंदोलन तो अपने आप से शांत हो गया था क्योंकि इसके ऊपर लगा था, ब्राह्मण के ऊपर लगा था, और जो कर का नाम था वो डाढ़ कर था लिया था, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश में पहली बार ब्राह्मण से लिया जा रहा था। इसके बाद जो आंदोलन शुरू होता है इसका सुंदरनगर रियासत फिर से आंदोलन होगा। यहाँ पर सुंदरनगर रियासत के जो सुकेत रियासत थी वहाँ फिर से आंदोलन शुरू होगा। क्वेश्चन यहाँ जरूर बनता है और साल यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, साल, राजा और यहाँ का वजीर चेंज हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो जमाना चल गया कि धामी गोली कांड 1939 में होता कि 40 में होता, अब यहाँ के डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। सुकेत जन आंदोलन ये था पार्ट 2 इसका, ये हुआ था 1878 में, और जो पहला हुआ था वो था 1862 में। यहाँ का राजा था उग्रसेन। लेकिन ये दूसरा आंदोलन हुआ था, ये राजा जाएगा इस वक्त रुद्रसेन, और इंपॉर्टेंट राजा है रुद्रसेन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके समय में तो राजा को ही बदल दिया गया था। इससे पहले जो आंदोलन हुआ था सुकेत जन आंदोलन, उसमें राजा अपनी सिचुएशन जो जिसकी जगह थी वो बना रह गया था, लेकिन यहाँ पर राजा को ही चेंज कर दिया जाएगा। और चेंज किसके द्वारा बदला, किसके द्वारा जाएगा, जनता के द्वारा नहीं, बल्कि ये बदला जाएगा वहाँ के ब्रिटिश शासन के द्वारा। इस वक्त जो वजीर था वो था ढुंगल, इंपॉर्टेंट है ढुंगल वजीर। रुद्रसेन राजा था। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, चारागाहों में जो किसान वर्ग था ये डायरेक्ट किससे संबंधित होगा, किसानों से। जबकि इसका पहले जो आंदोलन हुआ था वो था ब्राह्मणों से संबंधित। यहाँ पर राजा क्या कर देगा, चारागाहों में जहाँ जो किसान पशुपालन करते जो चराते हैं वहाँ भेड़ बकरी अपनी, वहाँ पर राजा टैक्स लेना शुरू कर देगा। इससे किसान डायरेक्ट किसके खिलाफ हो जाएंगे, राजा के खिलाफ। जो वहाँ पर जो वजीर थे ढुंगल वजीर जाएंगे एक जगह यहाँ पर जयदेवी के आसपास ही मैक्सिमम प्रसिद्ध हुआ था आंदोलन। वहाँ पर क्या वो सारे चारागाह बने, वो अभी वहाँ जगह वैसी है, लोग वहाँ से क्या घास वगैरह पशु के लिए लाते हैं, वो कि डायरेक्ट आजकल उसको बोलते हैं कि नौ तोड़ बोलते हैं आजकल उसको, या कुछ इस नाम दिया जाता है आजकल उसका। लेकिन पहले राजा के अधीन हुआ करते थे पूरी जमीन जो घास वगैरह लाते थे, और ये डायरेक्ट किससे संबंधित हो गया था, किसानों से। इतना आंदोलन हो गया था ये भयंकर कि मतलब जो ढुंगल था उसको वहाँ की जनता ने, जो गांव था वहाँ पर उन लोग इसको बंदी बना कर रख दिया गया था। अब सोचो राजा का जो सेनापति जो मुख्य वजीर है उसी को ही जनता ने क्या कर दिया है, बंदी बना के रख दिया गया था। तो जनता के बाद जो ये बात पहुँच जाती है दिल्ली, तो वहाँ से अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज सुनते हैं कि लोग किस वक्त गुस्सा क्या था, बहुत ही चरण सीमा पर था, लोग सुनने को तैयार नहीं था राजा की बात। उस वक्त राजा को कर दिया जाएगा चेंज। इसका बेटा जो था मदन सेन बनाया जाएगा राजा, और वजीर को वजीर तो ये रहेगा, लेकिन राजा यहाँ चेंज कर दिया गया था, इनको भेज दिया गया था लाहौर। ऐसा क्यों, क्योंकि आंदोलन से थोड़ा सा शांत हो जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में ऐसा होता है, अगर कोई आंदोलन किया जा रहा है तो सरकार एकदम से उनकी बातों को मान जाती है। जब बाद में आंदोलन शांत हो जाता है तो सरकार फिर से जो सरकार के जो मंशा होती है उसको चलाती है। मतलब उस वक्त तत्कालीन समय में आंदोलन शांत करने के लिए सरकार कुछ भी कर लेती थी। ऐसा होता है यहाँ भी, रुद्रसेन को चेंज कर दिया गया, जनता का आंदोलन अपने आप क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। लेकिन उसका बेटा मदन सेन इसने जो कार था इसको फिर से बढ़ाया था। मतलब जो आंदोलन हुए थे ये अंग्रेजों ने शांत कराए थे, लेकिन यहाँ के जो राजा थे उनके खिलाफ आंदोलन होता था। तो क्वेश्चन यहाँ से इतना आएगा कि रुद्रसेन के समय में आंदोलन कौन सा होता, सुकेत जन आंदोलन 1 हुआ था, ना कि सत्याग्रह। एग्जाम में सत्याग्रह दिया जाता है जो कि बाद में लक्ष्मण सेन के समय में होगा। बहुत की बात है, देश हमारा आज़ाद हो गया था। इसके बाद एक आंदोलन नया आता है यहाँ पर, वो था नालागढ़ आंदोलन। इस आंदोलन को हिंडूर नाम से जाना जाता है। हिंडूर के बाद आपको जिसकी स्थापना अजय चंद ने की थी, जो कि वर्तमान समय में कहाँ है, सोलन में है। आंदोलन है
नालागढ़ आंदोलन, घटना थी है 1878 में। और क्वेश्चन हर बार आता है यहाँ से इस आंदोलन, मैक्स बच्चे क्या करते हैं जो इंपॉर्टेंट आंदोलन रहेंगे, प्रसिद्ध आंदोलन होगी, उनको ही पढ़ेंगे। मतलब जो आप बुक्स लेते हो जैसे एसपी पुलिस की, पटवारी की, जो परीक्षा आएगी बुक्स मार्केट में आ जाती है, सिर्फ उसका कवरेज चेंज किया जाता है कि ये किस चीज़ की, हिमाचल प्रदेश पुलिस 2024 या हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग पटवारी की परीक्षा 2024। अंत से मटेरियल क्वेश्चन वही रहेगा ईजी, जबकि क्वेश्चन आएगा यहाँ से नालागढ़, जबकि इसका नाम तक नहीं है बुक्स में। तो लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछली बार नॉन मेडिकल कैटेगरी कुछ यहाँ से क्वेश्चन आया था, नालागढ़ आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1878 में। राजा है ईश्वरी सिंह, इनके ऊपर भी जनता ने, क्योंकि जितने आंदोलन हुए हैं जनता नहीं किए हैं, हुए क्यों थे? 1849 की क्रांति के बाद, क्योंकि लोगों को यहाँ से अपने सही बुरे की पहचान हो गई थी। इससे पहले जनता क्या करती थी? राजा को अपना जो भगवान की तरह उनको मानती थी। बाद में लगे पता योंगे राजस्थानी राजा ये हम आज़ादी देना नहीं चाहते थे, तब तो हमारे हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम राजा ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का ही। इसके बाद अग्र राजा है ईश्वरी सिंह, इसके आरोप लगा था इनके ऊपर। आरोप क्या लगा था? इन्होंने कर दिए थे भ्रष्ट अधिकारी। इनके जो दरबार था वह पर मैक्सिमम कैसे हो गए थे? भ्रष्ट अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। और भ्रष्ट अधिकारी होगा वो घूस देकर लगा होगा, बाद में जनता के ऊपर क्या करके टैक्स बढ़ाएगा। जो राजा ने टैक्स ना भी लगाए होंगे वो भी अधिकारियों को बताएगा और कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आंदोलन होता, बहुत भयंकर आंदोलन होता। नालागढ़ में भी जनता सड़कों पर आ गई थी और राजा को के खिलाफ नारेबाजी। जैसे वर्तमान समय ऐसा होता है, कोई सरकार क्या करती है, कोई कुछ गलत काम करती है तो सरकार क्या करती है, जनता उसके खिलाफ क्या करती है? आंदोलन कर देती है। जैसे 2019-20 में क्या होता है, किसान बिल आया था, लेकिन जो किसान भाई थे हमारे, वो क्या करते, दिल्ली में डटे रहे और बाद में उस आंदोलन क्या कर देगा, अपने आप समाप्त कर दिया गया था। तो इसकी जो प्रेरणा मिली आंदोलन की, इस समय जो इतिहास से मिली इसकी प्रेरणा सारी, क्योंकि यहाँ राजा महाराजा भी झुक जाते थे। झुकने का सेंस ऐसा था कि राजा को ही बदला जाता था, सुकेत में तो राजा को क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया था। तो ये आंदोलन था, भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। बाद में राज्य आरोप लगा था और राजा ने अधिकारियों क्या कर दिया था? कुछ समय के लिए फिर से राज्य से निकाल दिया गया था। इसके बाद जो प्रसिद्ध आंदोलन है वो 1883 का, इसका नाम है झुग्गा आंदोलन, और बहुत प्रसिद्ध आंदोलन इतिहास की दृष्टि से, और आए गए बिलासपुर में। अब यहाँ का राजा आ जाएगा अमरचंद। इसके कुछ साल बाद 1809 में नलवाड़ी मेला शुरू हो गया था, याद रखने के लिए आंदोलन झुग्गा आंदोलन। इस आंदोलन क्या हुआ था, ये क्यों लगाया गया था? इस वक्त राजा थे अमरचंद, इन्होंने क्या करते थे, जो तत्कालीन उस समय में फिर से टैक्स बढ़ा दिया था, और टैक्स की जो दर थी वो बढ़ा दी गई थी। पहले टैक्स लिया जाता था 100 रुपये में 10 रुपये टैक्स, 20 रुपये टैक्स, राजा ने 50% टैक्स बढ़ा दिया गया था अमरचंद ने। अब बढ़ाया किसके ऊपर था? ये SC ST जो दलित वर्ग था इनके ऊपर क्या कहते हैं, टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो ऐसा क्या कारण था कि झुग्गा आंदोलन ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन कर किसके ऊपर आया था? SC ST OBC या दलित वर्गों के ऊपर। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि टैक्स बढ़ाया गया था SC ST के ऊपर, और जो आंदोलन का जो आक्रोश में आ गए थे वो आ गए थे ब्राह्मण। एक्चुअली जो ब्राह्मण जाते थे कि SC ST घर में, दलित लोग घर में जाते भिक्षा लेने के लिए, तो वो बोलते थे कि राजा ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया कि हम आपको भिक्षा कहाँ से दे, खुद खाने को नहीं है। तो ब्राह्मणों ने बात सोची और उन्होंने क्या कहते हैं, राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। और आंदोलन किया था, एक ग्राउंड है वहाँ पर लुहणु मैदान, बिलासपुर मैदान है लुहणु मैदान। कई बार क्वेश्चन आता है कि नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है, वो ग्राउंड में लुहणु मैदान में। यहाँ पर जो ग्राउंड था इसके ऊपर आसपास यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया था, झुंगी झोंपड़े बनाना शुरू कर दिया था। मतलब इस ग्राउंड के आसपास यहाँ पर क्या कर दिया था, झुंगी झोंपड़े बना रहे थे और शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और जैसे झुंगी झोंपड़े बनाई थी ऐसे तरह की क्या बनाई थी उन्होंने, कोई झोंपड़ी ऐसी बनाई थी, इसके ऊपर क्या लगा दिया था, झंडा लगा दिया था। मतलब अपने जो आंदोलन है उसके झंडा लगा दिया था, और एक शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे थे, ना कोई नारेबाजी कर रहे थे। जो ब्राह्मण कर रहे थे सिर्फ ये कर रहे थे कि जिनके ऊपर जो कर लगाया गया है लोगों के ऊपर, इसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। लेकिन राजा ने इनकी एक बात नहीं सुनी, तो ये क्या करेंगे, अपने एक इनका जो वजीर था या तहसीलदार था यहाँ का उस वक्त, उनका नाम था निरंजन नरोत्तम, ये जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये अपने साथ क्या लेगा, बहुत आर्मी लेगा, सिपाही लेकर आ जाएगा। और जो आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे वो क्या करेंगे, उनको डराया जाएगा। ये डर के मारे जो ब्राह्मण थे ये क्या करेंगे, घर की इस कुटी के अंदर चले जाएंगे और आत्मदाह कर लेंगे। तो पहला आंदोलन होता है आत्मदाह। ब्राह्मणों ने क्या कर दिया था, आत्मदाह, झोंपड़ी के अंदर पूरे जल गए थे वो। अब जी इसको देख रहे थे बाहर की आम जनता भी, और इससे जो आंदोलन जो शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था वो आक्रोश में आ गया। लोगों को ऐसा लगा कि जो आंदोलन हुआ है कि इनके दबाव के कारण लोगों ने क्या कर दिया, आत्मदाह कर दिया है। और बहुत भयंकर रूप से आंदोलन हुआ था। और लोगों ने जो
नरोत्तम आए थे यहाँ के, तहसीलदार साहब थे यहाँ के, इनको जिंदा जला दिया गया था वहाँ पर। जब ये घटना राजा तक पहुँच जाएगी अमरचंद के पास, तब क्या हालात बहुत बिगड़ गए थे या बिलासपुर के, एक ले लेके अंग्रेजों की सहायता, और सहायता मिल भी जाती है, मैक्सिमम राजाओं को अंग्रेजों की सहायता मिल ही जाती थी। ऐसा क्यों? जो अमरदास है इनके पिता थे हीराचंद, और हीराचंद ही वही राजा जब हमने बिलासपुर कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि हीराचंद ने किया था 1809 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ, तो अंग्रेजों ने इसका साथ दे दिया था इनका, क्योंकि उनके पिता ने भी इसका साथ दिया था अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में। तो यहाँ पर अंग्रेज आ जाएंगे, इस आंदोलन क्या कर देंगे, अपने आप ही समाप्त कर देंगे। ये आंदोलन धीरे धीरे क्या जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो नया आंदोलन आ जाएगा वो आ जाएगा चंबा जन आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है चंबा जन आंदोलन। ये हुआ था 1895 में, डेट या इंपॉर्टेंट है 1895 में। राजा थे यहाँ सान सिंह, राजा सान सिंह। यहाँ पर क्या थी, यहाँ बेगार प्रथा, वैसे पूरे हिमाचल प्रदेश में बेगार प्रथा बहुत ही भयंकर रूप से प्रचलित थी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ थी चंबा में। चंबा में ऐसा क्या थी, बेगार प्रथा का नया नियम था, ये लग ही नियम था। यहाँ पर नियम क्या था, यहाँ पर प्रथा जाएगी, यहाँ पर बेगार प्रथा नियम थे। यहाँ पे प्रत्येक घर से, जितने भी घर थे यहाँ, प्रत्येक घर या परिवार आता जरूर, यहाँ से प्रत्येक परिवार से एक सदस्य राजमहल। प्रथा क्या थी, जितने यहाँ पर जो शहर था या रियासत थी, यहाँ पर चंबा रियासत, जितने भी घर होते थे, यहाँ जितने परिवार होते थे, वहाँ से एक न एक सदस्य को राजभवन में जाना अनिवार्य था, और वहाँ पर काम करना जरूरी होता था। जिस कोई परिवार जहाँ पर 6 सदस्य है, वहाँ पर एक सदस्य चल जाएगा राजभवन में, या जहाँ पर राजा महाराज काम करेंगे, और पूरी उम्र वहाँ के करेंगे, गुलाम भी करेंगे बिना कोई पैसा दिए। सोचो वर्तमान समय ऐसा नहीं होता, अगर किसको 600 रुपये देना, अगर 500 रुपये दिया जाएगा तो वो 500 में रख देता है। वो इस वक्त क्या किया था, फ्री काम लिया जाता था। इसी के लिए विरोध करने के लिए आंदोलन होता है, जन आंदोलन, चंबा जन आंदोलन। राजा सान सिंह साल 1895 में चंबा आंदोलन प्रसिद्ध क्यों है, बेगा प्रथा से, और बेगा प्रथा में था प्रत्येक घर से एक सदस्य यहाँ पर जाना अनिवार्य था। इसके बाद जो अन्य आंदोलन है मंडी, वो है हमारे मंडी जिले से, जो कि मंडी षड्यंत्र नाम से जाना जाता है, और बहुत प्रसिद्ध है। मंडी षड्यंत्र के आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से थे, यहीं पर नाम आएगा भाई हिरदाराम का। आंदोलन आ जाएगा मंडी षड्यंत्र, ये था 1913 से लेकर 14 के बीच। राजा आएगा यहाँ का भवानी सेन। यहाँ पर भी ये आंदोलन हुआ था। षड्यंत्र क्या रचा गया था, यहाँ पर जो कि राजा महाराजा थे, अंग्रेजों का साथ देते थे। यहाँ पर एक नाम आता है शोभाराम, जो कि सरकाघाट से थे, सरकाघाट से थे, नाम आएगा शोभाराम। ये इस मंडी षड्यंत्र के क्या होते हैं, प्रमुख नेता होते हैं। और यहाँ अन्य सदस्य आ जाएंगे यहाँ पर भाई हिरदा राम, और वो जाने माने थे, जो कि मंडी शहर से इसको लेते भाई हिरदा राम। वर्तमान में भी जो इंदिरा मार्केट है वहाँ पर इनका स्टैचू लगा हुआ है भाई हिरदा राम का, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को नाम तक नहीं जान देने का है कौन, जाते क्रॉस करते हैं यहाँ एक स्टैचू जैसा लगा, किसी को पता तक नहीं। कई तो यहाँ सरदार पटेल बोलते हैं, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, या तो हमारे इसको बोल देते हैं BR अम्बेडकर को नाम, जबकि किसका स्टैचू यहाँ पर भाई हिरदाराम का। यह क्या क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में किस नेता को भाई जी की उपाधि से जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है वो भाई हिरदाराम है। इन्होंने क्या किया था, जो नाग चढ़ाया यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पर राजभवन के यहाँ पर शाही खजाना रखा जाता था। इस खजाने को लूटा और यहाँ से जो पैसा आया उनसे यहाँ बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और क्योंकि आज अंग्रेजों के खिलाफ तो थे ही थे, तो आज़ादी के लिए बहुत सारा इनका क्या है, नाम है भाई हिरदाराम का। लेकिन हिमाचल प्रदेश वर्तमान समय में क्या है, इनके नाम पर जनता के इसका नाम भूलती जा रही है भाई हिरदाराम को। जबकि जहाँ यहाँ जिनकी जयंती आती है तो भले यहाँ पर माला वगैरह चढ़ाई जाती है, लेकिन अन्य दिनों में इनका हिमाचल में नाम तक नहीं है। वर्तमान में जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं हमारे, इनके नाम से के कारण इनके नाम क्या हुए, फीके पड़ना शुरू हो गए हैं। अगर हो सकता है ऐसा, तो इनके नाम पर क्या हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने क्या दी है, कुर्बानी दी है भाई हिरदाराम ने। जब यहाँ पर इनको आंदोलन कर रहे थे तो इनको जेल कर दिया गया था, यानी कि पहले इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद उम्र कैद में बदल दी गई थी। हालांकि 1900 जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उस वक्त इनको 22 बारी कर दिया गया था, लेकिन इनके स्ट्रगल बहुत था। इनको 11 बार उन्होंने क्या थी, जेल की यात्रा की थी इन्होंने, लेकिन नाम इनका वर्तमान समय में भूलते जा रहे हैं। कौन है, भाई हिरदाराम। और मंडी षड्यंत्र उनका नाम जरूर आता है। जो गदर पार्टी थी उनके क्या एक सदस्य रह चुके हैं, गदर पार्टी जो कि अमेरिका में बनी हुई थी पार्टी, उसके क्या एक प्रमुख सदस्य रह चुके हैं। इसके बाद जो अगला आंदोलन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा धामी गोलीकांड। धामी गोली
कांड, ये हुआ था 1939, 16 जुलाई 1947 में। इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, यहाँ पर नाम आएगा भागमल सोहटा। जो ये बीडिया जन आंदोलन की बहुत सारे देखना परीक्षा की नज़र से आने वाली परीक्षा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि इसमें जो प्रमुख हैं उन्हीं आंदोलन को करेंगे और डिटेल से करेंगे। जो आंदोलनकारी आ जाएंगे भागमल सोहटा। और इसमें क्या हुआ था, 2 लोगों की इस आंदोलन में जान चली गई थी। वो कौन से थे? एक आ जाएंगे उमा दत्त और दूसरे आ जाएंगे दुर्गा दास। इन दोनों आंदोलनकारियों की इसमें मृत्यु हो गई थी। अब क्या हुआ था, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, अंग्रेजों ने क्या करती, गोली चला दी निहत्थे लोगों के ऊपर। ठीक ऐसा ही जलियांवाला कांड है हमारे हिमाचल प्रदेश से, जो नाम है धामी, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर। और राजा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राजा कौन था उस वक्त? राजा थे यहाँ पर दलीप राणा। दलीप राणा से जब इन्होंने कांड किया था तो इनको दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि इनकी क्या की थी, इनकी यहाँ पर जो दी गई थी काम, जो यहाँ पर काला काम किया था इन्होंने, लोग गोली चला दी थी, दिल्ली बुलाया गया था। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश शासन था और अंग्रेज इनको क्या कर देंगे, पनिशमेंट के बजाय इनको उपाधि दे देंगे राजा की। इनको इसी उपाधि मिल जाएगी राजा की। अंग्रेज खुश हो गए थे कि बहुत अच्छा काम किया, और यहाँ के लोग बेचारों को फंसा के भी निहत्थे लोगों पर क्या चला गई थी, गोली चला गई थी। भागमल सोहटा को कहाँ भेज दिए गए थे इस आंदोलन के बाद? अम्बाला जेल में। अम्बाला। और यही क्वेश्चन आते हैं बाकी धामी गोलीकांड से कब हुआ था, राजा कौन थे, और उपाधि राज्य की उपाधि किसने दी? अंग्रेजों की। उसके बाद जो प्रसिद्ध आंदोलन है हमारा आज का, वो रहेगा हिमाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध, जिसका नाम है समझौता आंदोलन, जो कि सिरमौर से संबंधित है। समझौता आंदोलन 1942 में। अब इस आंदोलन में फिर से नाम आएगा भागमल सोहटा जी का, क्योंकि इस आंदोलन में एक नारा दिया गया था, भाई दो ना पाई। और इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है नारा हिमाचल प्रदेश का, भाई दो ना पाई। इस आंदोलन क्या जाएगा, भाई दो ना पाई। आंदोलन किया किसने था? किसानों ने। अभी जो पंचौता नामक स्थान है वो सिरमौर से संबंधित है। सिरमौर का भी स्थान गाँव है, यहाँ पर पंचौता वही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता, आंदोलन था किसान आंदोलन। जो किसान थे इन्होंने क्या, कुछ मांगे रखती राजा के पास, और मांगे क्या क्या थी, इन मांगों को देखते हैं। और क्वेश्चन इन मांगों से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन कौन से यहाँ पर मांगे रखी गई थी। वह कहाँ था? ये होता सिरमौर में, जगह नाम है पंचौता। इस आंदोलन में क्या था कि राजा के ऊपर निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाए, नए स्कूल बनाया जाए, बेगार प्रथा को बंद किया जाए, नई पुल बनाया जाए, गिरि नदी के ऊपर पुल बनाया जाए। इसी समय पर यहाँ पर एक और मांग रखी गई थी राजा के पास, बहुत ही दूसरा नंबर की। इसमें बोला गया था महिलाओं को रीत टैक्स क्या किया जाए, समाप्त की जाए। बाल प्रथा, विवाह जो प्रथा वो भी यहाँ प्रचलित थी, लेकिन इंपॉर्टेंट आ जाएगा महिला रीत टैक्स। अब सोचकर हैरान हो जाओगे आप कि हिमाचल प्रदेश से देवभूमि में ऐसा टैक्स लिया जाता है, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं से। इससे पहले यह टैक्स लिया जाता दक्षिण भारत में, केरल में त्रावणकोर जगह है, वहाँ पर मूलाक्रम नाम से टैक्स लिया जाता है। लेकिन हमारे हिमाचल जैसे देवभूमि जैसे स्थान में ये टैक्स लिया था महिला रीत टैक्स। ये क्या था, महिला जो SC ST और दलित महिला, SC ST की जो इस समाज की जो महिलाएं होंगी या दलित महिलाएं, इनके ऊपर टैक्स लिया जाता था, रीत टैक्स। होता क्या था, महिला अपने तन के ऊपर कोई कपड़ा ना पहने, अगर किसी महिला ने अपने छाती के ऊपर कोई कपड़ा पहन लिया था, उसके लिए उन बदले में टैक्स दिया जाता था। सोचो कितनी गंदी प्रथा थी हिमाचल प्रदेश की। हमने इससे पहले सुना था कि हम दक्षिण भारत में थे, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में प्रथा चली हुई थी, लेकिन यहाँ पर नया नाम दिया गया था महिला रीत टैक्स। जब गूगल में सर्च करोगे आप तो अभी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी इसकी। और तो और छोड़ो, इतनी बुरी प्रथा थी, और महिला के जो स्तन के आकार के हिसाब से यहाँ पर टैक्स तक लिया जाता था। सोचिए इतनी प्रथा थी, और लिया किस जाता था, दलित महिलाओं से। सोचिए इतना शोषण किया जाता था हिमाचल प्रदेश जैसे प्रांत में, जहाँ पर बोला जाता था कि देवभूमि बस्ती है, हर घर के पास, यहाँ पर हर राज्य हर जिले में क्या है, बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर। उस राज्य में इतना घटिया टैक्स लिया जाता था, वो भी राजाओं के द्वारा लिया जाता था। अब सोचिए कितना बुरा टैक्स लिया जाता था, लेकिन इसके ऊपर आवाज़ तक नहीं उठाई गई थी। लगभग 125 साल तक महिलाओं से ये टैक्स लिया गया और कलेक्ट किया गया, और समाज चुपचाप देखता रहा।
अध्यक्ष जैसा हमारे बिलासपुर में हुआ था कि एससी वालों जो लोगों को टैक्स बढ़ा दिया गया था, ब्राह्मणों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। लेकिन इस टैक्स को तो ब्राह्मण खुद कलेक्ट करने जाते थे। राजा क्या कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे, वो क्या करते थे, इन लोगों के घर जाते थे और टैक्स लेते थे, और टैक्स ना दे पाते थे इनको निवस्त्र रहने की क्या किए थे, सजा दी जाती थी। महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष थे हिमाचल प्रदेश में, उनको क्या कर जो उनका कमर के ऊपर से ऊपर कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। सोच इतनी प्रथा थी हमारे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के साथ साथ पूरे भारत में सी। ये तो भला करे अंबेडकर साहब का, जिन्होंने क्या कर दिया था, संविधान बना दिया। नहीं तो ये प्रथा सोचो कितनी कुरीतियां चली हुई थी हिमाचल प्रदेश में। इन महिलाओं से टैक्स लिया जाता था, और बाद में जब ये आंदोलन चला हुआ था, इस आंदोलन में बोला गया था कि महिलाओं से इस टैक्स क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो समय कौन सा था, समझौता आंदोलन। लेकिन बाद में राजा इन पूरे आंदोलन के मांग को क्या कर देगा, एकदम से खारिज कर देगी इस मांगों को। इसके बाद आंदोलन और उग्र हो जाएगा, बहुत सारे नेता जाएंगे इसमें, भागमल सोठा जी आ जाएंगे, आंदोलन फिर से उग्र हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त चला था भारत में असहयोग आंदोलन, इसके आधार पर आंदोलन चला गया। लेकिन बाद में आंदोलन भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलो ये तो थी बात आज़ादी से पहले की। हिमाचल प्रदेश अब एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतना गंदा सिस्टम है। अब बोला जाता है यहाँ पर कि एक रीति रिवाज है कि आप किस रीति रिवाज के ऊपर ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन इससे पहले जो सती प्रथा थी वो भी क्या था, रीति रिवाज था, परंपरा थी। बाल विवाह क्या था, एक परंपरा थी। दहेज क्या था, वो भी एक रीति रिवाज बन गया था। लेकिन बाद में रीति रिवाज को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। एक जगह जाएगी इसमें हमारी कुल्लू में, देखो कुल्लू को देवघाटी बोला जाता है, लेकिन यहाँ की प्रथा सुनाऊंगा मैं आपको जो कि बहुत ही भयानक प्रथा है। अब वहाँ के लोग इसको भले ही रीति रिवाज मानेंगे, लेकिन समाज की ओर से क्या एक कुरीति चली हुई है, गलत काम ही चला हुआ है। एक जगह है यहाँ पर मणिकर्ण के छोटा सा गांव आ जाएगा, वहाँ पर जो गांव आ जाएगा, एक गांव आ जाएगा पेणी, गांव का नाम है पेणी। और यहाँ पर क्या होता है, जो सावन का महीना चलता है, सोचो 2023 चल पड़ा है, वर्तमान में भी यहाँ पर क्या होता है, जो सावन का महीना चलता है, यहाँ पर जो लड़कियाँ जो महिलाएं होती है वो उनको निवस्त्र रहना पड़ता है कंटिन्यू 5 दिन। अब सोचिए 2024 और प्रथा है, लड़कियों को कपड़े तक पहनने की इजाज़त नहीं है। अब भी ऐसा होता है। हालांकि आप बोला जाता है यहाँ पर कि जो रीति रिवाज है, यहाँ महिलाओं को कपड़ा पहन लेती है तो उनके घर में अनहोनी घटना हो जाती है। ये सारा क्या आडंबर है। भले ही वहाँ की क्या रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में सर्व देखा जाए तो क्या है, एक तरह क्या है, एक कुरीति ही चली हुई है। इसका भी क्या समाप्त किया जाना बहुत ही अनिवार्य है। वहाँ के लोग क्या मानते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन पूरे समाज में वर्तमान समय में इसको एक कुप्रथा के रूप में जाना जाता है। जैसे सती प्रथा भी कुछ साल पहले क्या था, ये भी क्या रीति रिवाज ही था, लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो पूरे भारत में वर्तमान समय पूरे भारत में ऐसा स्थान है पेणी नामक स्थान, जो कि मणिकर्ण में, वहां भी अभी क्या है, ऐसी प्रथा प्रचलित है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो प्रथा चली हुई थी उसको महिला रीति नाम से जाना जाता है। तीन आंदोलन क्या कर दिया, एकदम से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 3-4 आंदोलन और रहेंगे, जैसे ठीक आंदोलन रहेगा, सुकेत सत्याग्रह रहेगा, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।